हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्टडी चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इन टॉप 25 प्रश्नों के अंतर्गत एक एक प्रश्न अपने आप में महत्व रखता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, शुरुआत से बिल्कुल अंत तक, ठीक है, बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि प्रत्येक प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये प्रैक्टिस सेट एक एक यहां पर याद रखिएगा, कम से कम ऐसे 4 से 5 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में जो आज के इस प्रैक्टिस सेट से ही आपको हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि पर्यावरण में तत्वों का चक्रीकरण को क्या बोलते हैं भैया। कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि रासायनिक चक्र बोलते हैं, भूगर्भीय रासायनिक चक्र कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि जैविक चक्र, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भूगर्भीय चक्र कहते हैं। चलिए तो इसके पहले देखिए आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहां पर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र या फिर जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन यहां पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बीपीएससी की बात करते हैं भैया, तो बीपीएससी बिल्कुल देखिए अंदर तक बिल्कुल घुसकर प्रश्न पूछता है सतही ज्ञान से, ठीक है। हमारे मुख्यमंत्री जो बीपीएससी के शिक्षा मंत्री थे, बिल्कुल आपको उनका बयान आपने सुना होगा कि सतही ज्ञान से मतलब नहीं है, यहां पर सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए बिल्कुल पूरा डिटेल में थोड़ा सा यहां पर समझना होगा, धैर्य के साथ में समझिएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का ये वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए तो जैव भू रासायनिक चक्र आखिर होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। देखिए खनिज की बात करते हैं तो खनिज होता है भैया धरती में ही पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के, चाहे कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लोह तत्व हो गया, ये सभी धरती में ही तो मिलते हैं। और धरती में क्या होते हैं भैया, जैसे ही ये वनस्पति के द्वारा, ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, और जल और खनिज जड़ों के माध्यम से अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, उत्पादक कहते हैं, ठीक है। और उत्पादक को उपभोक्ता खाता है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, मांसाहारी आते हैं, ये भी खाते हैं, ठीक है। तो प्राणी के द्वारा खाए जाते हैं, जीव जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं। तो देखिए जब भी जीव जंतुओं की मृत्यु होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपके वृक्ष हैं, ठीक है, वनस्पति है, जीव जंतु की जब भी क्या होती है, डेथ होती है, अरे भाई डेथ होती है जब, तो क्या होता है कि भाई मर गए, मर जाएंगे तो क्या होगा, कवक लगेंगे, शैवाल, ठीक है। तो प्रकृति में अपघटक भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको सड़ा गला देते हैं, और सड़ गल करके क्या करते हैं, ये सड़ गल करके ये ह्यूमस बन जाते हैं और धरती में फिर से मिल जाते हैं। तो बेटा ये एक जटिल ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए रोल कौन निभा रहा है, अपघटक, जो मतलब पोषण यहां पर बदलने की क्रिया है वो कौन कर रहा है, ठीक है, अपघटक कर रहा है। तो इसी कारण से याद रखिएगा पोषण का, ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, ये पोषण का चक्रदाता किसे कहते हैं, पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अपघटक को कहा जाता है। जैसे ही जीव जंतु मरते हैं उनको क्या करते हैं, सड़ा गला देते हैं और ह्यूमस में बदल देते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। सभी पोषक तत्व तो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जैव भू रासायनिक चक्र, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इतना आपको याद रखना है कि जो अपघटक है इसकी मुख्य भूमिका होती है यहां पर, ठीक है। चलिए पोषण का चक्रदाता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है यहां पर, कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। चलिए तो देखिए ओजोन परत के क्षरण के कारण कह रहा है। चलिए तो थोड़ा सा देखिए यहां पर डिटेल में देखते चलेंगे हम। तो यहां पर आंसर देख लेते हैं पहले कि ओजोन परत के क्षरण के कारण कौन सी बीमारी होती है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, अल्सर पैदा हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, अल्सर पैदा हो जाता है, मोतियाबिंद की स्थिति प्रकट हो जाती है, ठीक है, क्या है, मोतियाबिंद की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो ये सभी बीमारियां होती हैं, तीनों याद रखिएगा, अल्सर भी बन जाता है, ठीक है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, पेड़ जो वनस्पति है उसको भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। देखिए ओजोन परत की बात आती है, अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको डिटेल में समझा देता हूं। ओजोन परत देखिए क्या है, कहां पाई जाती है। चलिए तो देखिए
ओजोन परत का काम क्या होता है भैया, जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी पर उसको रोकने का काम करती है ओजोन परत। और इसका एक इकाई होती है, पूछा जाता है कि ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है डाबसन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है बेटा, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाबसन है, ठीक है, ओजोन परत के मापने की इकाई है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए एक प्रश्न बनता है कि ओजोन परत, तो देखिए किसको रोकती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो आपकी पराबैंगनी किरणें होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं, यूवीए, यूवीबी, ठीक है, और यूवीसी। तो ये प्रश्न यहां देखिए यूपीटीईटी में पूछा गया था कि सबसे हानिकारक कौन सी होती है, सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण कौन सी होती है, तो यूवीसी होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, डाबसन याद रखिएगा, यूवीसी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, अब जो तीसरा प्रश्न यहां से बनता है कि जो ओजोन परत होती है इसका क्षरण का आखिर कारण क्या है, तो इसके जो क्षरण का कारण होता है मुख्यतः जो गैस होती है भैया वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, इससे निकलती है। और याद रखिएगा कि जितने ज्यादा हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करेंगे उतने ही ज्यादा ये गैस निकलती है और ओजोन परत के लिए ये गैस हानिकारक होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे पहले ओजोन छिद्र कहां पर देखा गया था, तो ओजोन छिद्र की बात करें तो पहले देखा गया था भैया दक्षिणी ध्रुव या बोल सकते हैं अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में। और यह भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा यह छिद्र देखा गया था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है जोसेफ फोरमैन के द्वारा, जोसेफ फोरमैन के द्वारा। ठीक है, ये इतने पॉइंट याद रखेगा। देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि समताप मंडल में। ठीक है, कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। तो देखिए इतने पॉइंट याद रखेगा, इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा यहां से। ठीक है, देखिए ओजोन परत डाबसन इकाई होती है मापने की। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसकी क्षरण से भैया क्या हानि होती है, ठीक है, तो इसके क्षरण से त्वचा कैंसर होता है, त्वचा संबंधित बीमारी होती है, अल्सर हो जाता है, मोतियाबिंद की स्थिति बन जाती है। ठीक है, आंखों में। ठीक है, और जो सबसे हानिकारक, ठीक, इसका कार्य क्या होता है भैया, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना। ठीक है, यूवीए, यूवीवी और यूवीसी ये होती हैं पराबैंगनी किरणों के प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक होती है, सबसे हानिकारक होती है यूवीसी होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, जो सीएफसी है ओजोन परत के क्षरण का यही गैस कारण बनती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, आप इनको सुनते चलिएगा बस आराम से। चलिए अगला प्रश्न, तो हमारा जो सही आंसर जाएगा यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि रेड लिस्ट, ठीक है, रेड लिस्ट में निम्न में से किससे, ठीक है, किसके संबंध में सूचना मिलती है। चलिए यह किसके संबंध में सूचना होती है, कह रहा है कि लाल फूलों के संबंध में, ऑप्शन बी कह रहा है कि लाल रंग के मछलियों के संबंध में, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, और कह रहा है कि लाल रंग के कीटों के संबंध में। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बेटा देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको पूरा देखिए थोड़ा सा यहां डिटेल में सुनते चलिएगा। देखिए 25 प्रश्न है, बहुत ज्यादा थोड़ी ना है, 25 प्रश्नों के मैं देखिए आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर देखिए एक प्रश्न कर रहे हैं हम, तो वो विस्तार से यहां पर समझना है हमें पूरा। पता चला कि वो प्रश्न हमने पढ़ लिया है और एग्जाम में गलत करके आ गए तो फिर उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक, चलिए तो देखिए रेड लिस्ट, यहां से देखिए कैसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो याद रखना है आपको IUCN, IUCN की स्थापना की बात करते हैं तो 1948 में इसकी स्थापना ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है आपसे कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा कहां पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसी के द्वारा भैया क्या है, विलुप्त प्राय, ठीक है, इसी के द्वारा 1964 में या बोल सकते हैं 1963-64 में, ठीक है, 1963-64 में क्या है, एक सूची जारी की गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड डेटा सूची के नाम से जानते हैं, जिसमें भी विलुप्त प्राय जीव जंतुओं के बारे में सूचना दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनता है और यूपीटीटी में यहां से प्रश्न बन चुका है कि जो रेड डाटा सूची है वो कब जारी की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1963 में की गई थी, किसके द्वारा, IUCN के द्वारा की गई थी। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जंतुओं, ठीक है, सॉरी, जंतु जो दूसरों का भक्षण करते हैं,
दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, तो पहले क्या आते हैं भैया? उत्पादक। ठीक है, पेड़ पौधे जो वनस्पति हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक। ठीक है, इसके बाद में आते हैं क्या आते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, जिनमें से प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्या आते हैं? उपभोक्ता हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो आता है मांसाहारी। क्या आता है? मांसाहारी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो जंतु दूसरे जंतु को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। देखिए सर्वाहारी यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए सर्वाहारी क्या होता है भैया? जो सर्वाहारी की बात करें तो मनुष्य, देखिए जैसे मनुष्य आता है सर्वाहारी में, तो साग सब्जी भी खाता है मनुष्य और मांस भी खाता है, तो क्या आता है भैया? सर्वाहारी में। लेकिन ये मांसाहारी, यदि टोटली जैसे मांसाहार करता, ठीक है, तो मांसाहारी होता। लेकिन देखिए जैसे शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से कह रहा है, चलिए एक मिनट, तो मुख्य रूप से जो होंगे भैया वो विकासशील हो जाएगा। ठीक है, विकासशील देश हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता, गामा, बीटा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्थानीय जैव विविधता को क्या बोलते हैं? अल्फा विविधता बोलते हैं। याद रखेगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैव विविधता की बात की है, तो जैव विविधता आखिर होती क्या है? ठीक है, चलिए, तो देखिए जैव विविधता क्या होती है कि किसी भी स्थान विशेष पर, ठीक है, पाई जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की जीव, चाहे जीव जंतु हो और चाहे वनस्पतियां हो, ठीक है, की अधिकता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर स्थान है और वहां पर चाहे पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों, ठीक है, उसकी अधिकता या बहुलता क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, देखिए, तो जैव विविधता यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता का सबसे पहले, ठीक है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भैया? WG रोजेन ने किया था। ठीक है, WG रोजेन ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि देखिए जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, तो यह भी आपको याद रखना है कि जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और परितंत्र जैव विविधता। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? तो देखिए कह रहा है कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है या किसके संरक्षण के लिए मशहूर है? चलिए, तो देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है क्या है भैया? एक टाइगर रिजर्व है। क्या है? एक टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अब गेंडा, तो यहां पर एक सींग वाले गेंडे की हम बात करेंगे। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और कहां पर पाया जाता है? तो देखिए एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहां पर है भैया? असम राज्य में है। कहां पर है? असम में है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मृदा क्षरण का एक मुख्य कारण क्या है? वनाच्छादन, निर्वनीकरण। क्या है? निर्वनीकरण है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? पोस्ता, तना, पत्ती और इनमें से कोई नहीं। तो पोस्ता। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो अफीम का जो फल होता है ना ऊपर, ठीक है, फल होता है, तो इसी की जो कोटिंग होती है ना बाहरी, इससे भैया क्या बनता है? जो कोटिंग होती है इसी से अफीम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि जठरांग, ठीक है, जठरांग है यहां पर, जठरांग संबंधी रोग का कारण क्या है? ठीक है, कह रहा है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और डी ऑप्शन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण है। तो देखिए जठरांग,
जो आपका आमाशय है, ठीक है, पेट की बात कर रहा है, ठीक है, आमाशय की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, तो स्टमक के लिए आप खुद समझिएगा। वायु प्रदूषण की बात कर रहा है तो देखिए वायु प्रदूषण फेफड़े की बात करता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण ईयर संबंधित प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ठीक है। मृदा प्रदूषण, ठीक है, तो हमारे खाद्यान्न है उस पर भी असर डाल सकता है, फसलों पर असर डाल सकता है। लेकिन कह रहा है कि जल प्रदूषण, तो देखिए जल प्रदूषण और भोजन प्रदूषण की बात करें हम, ठीक है, तो जल प्रदूषण और भोजन प्रदूषण से क्या है, हमारा पेट ही खराब होगा, जठरांग खराब होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण होता है फेदम से, डेसिबल से, टन से और किलोग्राम से। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण, चलिए ध्वनि प्रदूषण यहां पर थोड़ा सा, अच्छा ध्वनि प्रदूषण होता है तो देखिए किसमें होता है, डेसिबल में। किसमें होता है, डेसिबल में मापा जाता है। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ऐसे कर दें, या मापने की इकाई है तो डेसिबल है। इसको भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न है, कह रहा है कि सब्जी फल ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को क्या बोलते हैं भैया। तो देखिए साग सब्जी उगाने को, फल उगाने को, ठीक है, इसके उगाने को या पौधे लगाने की क्रिया क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वनीकरण, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, वन प्रबंधन करना, ये किसका पार्ट है भैया, सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। पीसी कल्चर हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है, मछली पालन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 13वां प्रश्न है, कह रहा है कि भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। चलिए तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से देखिएगा लगभग आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा। तो गैर परंपरागत और एक दूसरा जो आपने नाम सुना होगा परंपरागत, ठीक है। अब देखिए जो गैर परंपरागत है इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया, नवीकरणीय। क्या बोलते हैं, नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं, या तीसरा नाम जो है अक्षय स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षय स्रोत, मतलब कभी ना खत्म होने वाले स्रोत, ठीक है, या फिर जिनका क्या है नवीनीकरण किया जा सके, जिनको दोबारा पैदा किया जा सके, ठीक है, या जिनको दोबारा उत्पादन किया जा सके। चलिए मैं आपको समझाता हूं आराम से यहां पर, ठीक है। और जो अपरंपरागत होते हैं इनको बोलते हैं अनवीनीकरण, ठीक है, अनवीनीकरणीय स्रोत, ठीक है। चलिए देखिए जो नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं समझिएगा यहां पर कैसे होते हैं भैया, ऐसे स्रोत जिनको क्या है हम कभी भविष्य में खत्म होने की संभावना ना हो। जैसे चलिए जैसे देखिए बायोमास हो गया। क्या हो गया, बायोमास। सूर्य ऊर्जा, क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। पवन ऊर्जा हो गया। क्या सूर्य की ऊर्जा को हम कभी खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन आपका जो पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। देखिए जीवाश्म की हम बात करें तो जो जीवाश्म होते हैं क्या इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार यदि इनका दोहन हो गया तो गया। लेकिन सौर ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, इनको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं या फिर जिनको हम क्या भी, सीधा सीधा याद रखिएगा, कभी ना खत्म होने वाले संसाधन, ठीक है। और जो खत्म हो जाए जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो गई और कोयला हो गया, ठीक है, जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, परंपरागत होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है और कह रहा है कि प्रदूषण क्या है बताइएगा। ऊर्जा का संरक्षण है, मिट्टी की ऊपरी परत का उजाड़ना है, और सी कह रहा है कि अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है घरों में हरे पेड़ से, ग्लोबल वार्मिंग से, घासीय भूमि से और हरा भरा देश से। देखिए ग्लोबल वार्मिंग से, किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर क्या है भैया गैसों की एक लेयर पाई जाती है, ठीक है।
क्या होती है, गैसेस की एक लेयर पाई जाती है। जैसे देखिए CO2 हो गया, ठीक है, CaFC हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, इन गैसों की क्या है, एक लेयर पाई जाती है। तो भैया जैसे ही सूर्य के द्वारा, ठीक है, दिन के समय में, सूर्य के द्वारा दिन के समय में क्या होती हैं, किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही भैया रात होती है तो ये वाली जो सौर किरण है इसके माध्यम से क्या है, पृथ्वी में गर्माहट हो गई, गर्म हो गई पृथ्वी। तो रात के समय में क्या है, पार्थिव किरण निकलती हैं। क्या निकलती हैं पृथ्वी से, पार्थिव किरणें निकलती हैं। लेकिन जो पार्थिव किरणें हैं भैया, ये इन गैसों के कारण, ठीक है, गैसों के कारण बाहर नहीं जा पाती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो भैया अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब भैया यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से भी दोस्त, पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको नोट कर लेना है। जैसे सबसे ज्यादा याद रखेगा, एक तो CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में है। और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा गैस जिम्मेदार है वो है CO2, इसको याद रखेगा। इसके अलावा देखिए SO2 हो गई, NO2 हो गई, CH4 हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है। मीथेन का यदि आपसे स्रोत पूछा है तो ये भी आपको याद रख लेना है, दलदल भूमि से, ठीक है, जो दलदली भूमि होती है, ठीक है, धान के जो खेत होते हैं वहां से जो CH4 है, ठीक है। और पशुओं के जुगाली करने से, जो जुगाली करते हैं ना पशु, उनके जुगाली से भी मीथेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा पांचवी जो है वो है जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प है। तो देखिए CO2, SO2, NO2, CH4 और जल वाष्प, ये 5 हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कोयला है, लोहा है, तांबा है, अभ्रक है। तो देखिए सबसे, ठीक है, कह रहा है कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो तांबा पाया जाता है लगभग, ठीक है। संपूर्ण उत्पादन का, कुल विश्व के संपूर्ण उत्पादन का तांबा भारत में 3% ही पाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा भैया उत्पादन होता है चिली में, ठीक है। कहां पर होता है, चिली देश में होता है, ठीक है। लेकिन भारत में बात करें कि कौन सा खनिज है जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पूरे विश्व में, ठीक है, प्रथम स्थान रखता है, तो याद रखेगा अभ्रक उत्पादन के मामले में भारत का स्थान प्रथम है। और भारत के अंदर बात करें तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कोयला की बात करें भैया तो कोयला उत्पादन, देखिए एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है कि भारत में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है। देखिए कोयला जैसे लिग्नाइट हो गया, ठीक है, एंथ्रेसाइट हो गया, ठीक है, और बिटुमिनस हो गया। तो जो एंथ्रेसाइड है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, उसके बाद में बिटुमिनस आता है, उसके बाद में लिग्नाइट आता है, और जो सबसे खराब किस्म का कोयला होता है वो पीट होता है, ठीक है। तो जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला, किस क्षेत्र में निकलता है, तो याद रखेगा झारखंड से निकलता है। कहां से निकलता है भैया, झारखंड से निकलता है, ठीक है। एंथ्रेसाइड की यदि पूछता है कि एंथ्रेसाइड कोयला, ठीक है, जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है भारत में कहां पर मिलता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है कि एंथ्रेसाइड जो वो कोयला है कहां पर मिलता है, लद्दाख में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। चलिए कि ऑप्शन ए कह रहा है कि पुनर्जीवित होने वाले संसाधन है, कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन है, पुनः जीवित ना होने वाले संसाधन है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम क्या है। चलिए तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए चिपको आंदोलन इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए तो चिपको आंदोलन की बात करते हैं। तो देखिए चिपको आंदोलन कब हुआ था भैया, 1973 में हुआ था। कहां पर हुआ था ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, उत्तराखंड में। कहां पर हुआ था, उत्तराखंड राज्य में हुआ था, ठीक है, चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला। और गांव भी यदि पूछता है तो गढ़वाल आप याद रखिएगा, ठीक है, 1973 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे भैया, तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है
चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यहां से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन था इसमें सबसे ज्यादा किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा महिलाओं ने। ठीक है, सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? तो याद रखिएगा बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। यह भी आपको याद रखना है। बिश्नोई आंदोलन 15वीं सदी में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजस्थान के खिजड़ी में। ठीक है, कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और अमृता देवी बिश्नोई ने अपने तीनों पुत्रों के साथ में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, पेड़ों से लिपट कर। यह कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। चलिए, सीवेज वाला जो प्रदूषित जल होता है, कह रहा है कि इसके पीने से क्या होता है? पेचिश होता है, टाइफाइड, डायरिया, उपरोक्त सभी, तो सभी रोग होते हैं। ठीक है, प्रदूषित जल और भोजन के से क्या होता है भैया? टाइफाइड होता है, डायरिया भी होता है, पेचिश भी होता है। डायरिया दस्त, समझ रहे हैं? ठीक है, लूज मोशन जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड से देखिए एक इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड देखिए अशुद्ध जल पीने के कारण तो होता ही है। ठीक है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध जल के कारण होता है। ठीक है, लेकिन पूछता है किसके कारण? बैक्टीरिया, वायरस किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो दूसरा नाम है वो है आंत्र ज्वर। क्या है? आंत्र ज्वर है, या बोल सकते हैं कि आंतों का बुखार इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, कह रहा है कि सिलिकोसिस का कारण क्या है? सिलिका है, एस्बेस्टस है, फिनॉल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिलिकोसिस का कारण है सिलिका है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि मिनी माता या बोलते हैं कि छोटी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कैडमियम के कारण। ठीक है, कैडमियम धातु के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा इटाई। ठीक है, क्या होता है? इटाई होता है, जो बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 21वां, कह रहा है कि किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल में हम क्या है ध्वनि को मापते हैं, तो आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ चुका है। यहां पर कह रहा है कि ध्वनि, ठीक है, खतरनाक ध्वनि के रूप में किस ध्वनि को मानते हैं? तो देखिए 120 डीबी से जो अधिक ध्वनि होती है उसको हम खतरनाक ध्वनि के रूप में काउंट करते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है पर्यावरण के जैविक घटक। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है? जैविक घटक में सीधा सीधा आपको बता दूं जिसमें जान पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखिए जीव जंतु हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, उपभोक्ता, देखिए कभी कभी देगा उत्पादक, ये नाम देगा, ठीक है, उपभोक्ता नाम देगा, सर्वाहारी, ठीक है, अपघटक। तो जितने भी आपके मैं बोल सकता हूं कि जीवन है जिसमें, वो कैसे हैं? जैविक घटक है। ठीक है, और अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, हवा हो गई, ये सभी कैसे हैं? अजैविक घटक हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटना नहीं है हमें। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। जैविक घटक क्या है भैया? शैवाल है, पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया है। चलिए देखिए एक प्रश्न आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रकृति का मेहतर किसको कहा जाता है? मेहतर या बोल सकते हैं कि सफाई कर्मी। ठीक है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? तो याद रखिए किसको कहा जाता है। जैसे देखिए कुत्ता हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक है, चील हो गया, जो क्या करते हैं, जो सड़े गले जो आपके जीव जंतु सड़ गल जाते हैं ना, उनको क्या है ये खा लेते हैं। तो भैया प्रकृति की साफ सफाई हुई ना। ठीक है, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनको खाते हैं, तो सफाई करने का काम करते हैं। इसीलिए कुत्ता हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, ये कैसे हैं भैया? प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि स्वचालित वाहनों से उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? SO2, फ्लाई एश, हाइड्रोकार्बन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फ्लाई एश क्या होता है? फ्लाई एश, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि संरक्षण का अर्थ क्या है?
प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, बिल्कुल सही है भैया। प्राकृतिक संसाधनों का बचाव भी करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट भी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे भाई, हमें प्राकृतिक संसाधन जितनी हमें आवश्यकता है उतने ही खर्च करने चाहिए। ठीक है, संरक्षण का सीधा सीधा मतलब निकलता है। चलिए, अगला प्रश्न है 25 में, कह रहा है कि एड्स का कारण क्या होता है। तो एड्स का कारण होता है HIV वायरस होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, मेरी तबीयत आज डिस्टर्ब है, इसके कारण मैं ना तो ज़्यादा बोल पा रहा हूँ अच्छे से और ना ही इतनी एनर्जी है। चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे प्रश्न रहे थे। ठीक है, और आपको देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि पूरा देखिए, जितने भी मैंने महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बताए हैं, आप लोगों की शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सरल प्रश्न रखे हैं, लेकिन भैया यही सरल प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को। बस फर्क इतना रहेगा कि आपको थोड़ा सा अंदर से पूछेगा। BPSC एग्जाम है, ठीक है, इतना ढुलमुल एग्जाम नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनाता है। ठीक है, मजबूत प्रश्न रखते हैं लालू जी की तरह। चलिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, प्रश्न कैसे रहे हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, मिलते हैं इसके बाद में अगली वीडियो में। धन्यवाद।